ठीक है, यही हमारा आज जो सुबह का क्लास था, रेडियो मतलब कि हमारा विस्फोट के आधार पर जिस तरह का हमारा ज्वालामुखी है, उसी को हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अब हम लोग विस्फोट के आधार पर 5 प्रकार का ज्वालामुखी को पढ़ चुके हैं। अब हमको देखना है क्या कि ज्वालामुखी इम्पैक्ट क्या है, हैजार्ड्स एसोसिएटेड विद वॉल्केनो। वॉल्केनो अगर होती है, घटना घटती है ये ज्वालामुखी, तो क्या क्या उससे नुकसान है, क्या ज्वालामुखी के साथ क्या क्या हमारा उसका नुकसान है, यानी कि ज्वालामुखी से कौन कौन सा खतरा हमारा जुड़ा हुआ है। तो ये बताने का जरूरत है क्या कि क्या क्या खतरा जुड़ा हुआ है हमारा। क्या क्या खतरा हो सकता है बताओ। जब विस्फोट होता है तो क्या पिघला और ठोस चट्टान के टुकड़े, जिसको क्या बोलते हैं, टेफरा। तो टेफरा क्या है, एक ऐसा चट्टान का टुकड़ा जो आधा पिघला और आधा ठोस है, वही टेफरा है। वह जबरदस्त बल के साथ हवा में क्या धकेल दिया जाता है। वह टुकड़े बम, या आमतौर पर बम के जैसा मीलों ऊपर वेंट के पास जमीन पर एकदम ऊपर उड़ता है और वापस से नीचे गिरता है। वही टुकड़ा तेरा गांव गांव जाकर गिरा, किसी का झोपड़ी है तो झोपड़ी धंस दिया, छत है तो छत को फाड़ दिया। सबसे जो छोटा टुकड़ा होता है उसमें क्या है, राख होता है। राख हवा में उठेगा और एक विशाल स्तंभ, विस्फोट का स्तंभ बना देगा। ज्वालामुखी का जो राख है उसमें चट्टान होगा, खनिज होगा, और यह स्तंभ आकार में बहुत बड़ा भी होगा, तेजी से बढ़ने लगता है, जो कि कम समय में ज्वालामुखी से 1 मील से ऊपर तक पहुंच जाता है। हवा में जब एक बार चला गया तो वह राख और गैस के साथ एक अक्षय बादल बनाएगा। ज्वालामुखी से हवा की दिशा में बढ़ती दूरी के साथ राख के कण क्या होते हैं, छोटे होते जाते हैं। इसका परिणाम परत की मोटाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फिर राख जब हवा से क्या होगा, वापस गिरेगा ना। जब गिरेगा तो लोगों के लिए क्या है, परेशानी का सबब बनेगा। पुराना फोटो में दिखाया था ना कैसे वो गांव गांव राख हो गया था। इससे मशीन मशीन को नुकसान पहुंचेगा। अगर भारी राख गिरेगा तो इमारत भी गिर सकती है। तो एक सक्रिय ज्वालामुखी जो सो विभिन्न तरीके का खतरा पैदा करती है, और हमको जो सो विस्फोट से जुड़ा हुआ विभिन्न खतरे को निम्नलिखित श्रेणी में बांटा गया है। आपको खतरा का भी श्रेणी है, क्या क्या होगा इस तरह श्रेणी। देखो, सबसे पहले एक सक्रिय ज्वालामुखी जो भी खतरा पैदा करता है उसको क्या कहते हैं, सबसे पहले हम लोग प्राइमरी खतरा और डायरेक्ट हैजार्ड। प्राइमरी और डायरेक्ट हैजार्ड। तो सबसे प्राइमरी में क्या होगा कि प्राइमरी खतरा का मतलब ये विस्फोट प्रत्यक्ष प्रभाव से जुड़े हैं। जैसे हमारा लावा फ्लो, लावा फ्लो का हिंदी में लिखा है आग्नेय द्वार बहता है, छोड़ो उसका, लावा समझ रही है ना। वो खतरा है ना, लावा पिघला हुआ बह रहा है, मान लो जिसके संपर्क में आएगा उसी को जला देगा। दूसरा हमारा क्या है, ये हमारा पायरोक्लाटिस फ्लो। तीसरा हमारा क्या है, वायु पतन टेफरा, एयरफॉल टेफरा। टेफरा पिघला हुआ जो चट्टान है, चट्टान ही है लेकिन थोड़ा सा पिघल गया है, विस्फोट के साथ हवा में बाहर है, और हवा के साथ वापस क्या होगा, नीचे ना गिरेगा। नीचे गिरेगा तो वो भी तो दिक्कत है। और फिर ज्वालामुखी से हमको क्या निकलता है, गैस निकलता है। ये तुम्हारा 4 खतरा है जो कि डायरेक्ट हमको नुकसान पहुंचाएगा। देखो अब तेरा सेकेंडरी खतरा, तो सेकेंडरी खतरा क्या है भैया, जब भी ज्वालामुखी होगा तो विस्फोट होगा, तो उसका सेकेंडरी खतरा में क्या क्या होता है कि कीचड़ों का प्रवाह होगा, भूस्खलन होगा और सुनामी होगी। जैसे नीचे समुद्र के नीचे ज्वालामुखी फट गया, एक चट्टान ऊपर हिल गया तो ऊपर से क्या होगा तेरा, पानी का लहर पैदा होगा। लहर पैदा होगा तो सुनामी आ जाएगा। देखो, विस्फोट के आधार पर ज्वालामुखी की ढलान से गर्म राख, चट्टान के टुकड़े और गैस के तेज गति वाले हिमस्खलन नीचे की ओर बढ़ते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पायरो क्लास्टिक प्रवाह बोलते हैं, और यह बहुत तेज गति से चलता है और अपने रास्ते में आने वाले हर चीज को गिराकर जला देता है। देखो इस तरह से ये हमारा वॉल्केनो है, ये हमारा क्या है, वॉल्केनो है। और यहाँ से लावा जब बहा है, तो लावा बहने के बाद किधर जाएगा, इधर न जाएगा, इधर जाएगा। तो ये जो जो चालू हुआ, ये जो बहाव हो रहा है इस तरह से, इसी बहाव को क्या नाम दिया है, पायरोक्लास्टिक प्रवाह। इसके यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे एक बच्चा खड़ा है, तो बच्चा खड़ा है तो कैसा होगा बेचारा, वो जल जाएगा ना। गैस और चट्टान के टुकड़े के अधिक पतले मिश्रण को क्या बोलते हैं, पायरोप्लास्टिक सर्ज बोला जाता है, जो आसानी से ऊपर और ऊपर की ओर बढ़ सकता है। यानी कि जब विस्फोट होगा तो उसको हवा में ऊपर भेज देगा, और पिघला हुआ लावा आदमी के बदन पे गिर जाता है। तो ये हमारा खतरा है। ज्वालामुखी से निकलने वाली पिघली हुई चट्टान मैग्मा, जिसको हम लोग लावा बोलते हैं,
लावा की मिश्रित सामग्री लावा के प्रवाह की विशेषता को निर्धारित करती है। जैसे हम लोग क्या बोले, सिलिका की मात्रा अधिक होगी तो वह लावा गाढ़ा होगा, चिपचिप। अभी सुबह का वीडियो याद है ना, गाढ़ा वाला दिखा रहे हैं, तो पूछेगा कि एक लावा गाढ़ा क्यों होता है, तो क्या बोलेगी, उसमें सिलिका की मात्रा अगर ज्यादा होगी तो वह क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। लावा की भौतिक विशेषता ज्वालामुखी के आकार को भी निर्धारित करती है। यदि लावा गाढ़ा है तो यह बहुत तेजी से ठंडा हो जाता है, जिससे ज्वालामुखी एक लंबा शंक्वाकार आकार ले लेता है। कैसा, ऐसा, एकदम इस तरह से लेगा, और एकदम इस तरह से ले लेगा। क्यों जानती हो? क्योंकि लावा यहाँ निकला और यही ठंडा हुआ, यहाँ निकला यही ठंडा हो गया, तो वह शंकु जैसा बनता जाएगा, वह ठंडा होता जाएगा। प्रत्येक विस्फोट के साथ ज्वालामुखी बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? मान लो एक बार विस्फोट हुआ ना तो यहाँ पे जम गया, तो यहाँ पे ऊंचाई हो गया। फिर दूसरा विस्फोट होगा तो यहाँ पे लावा आया, यहीं पे जम गया, तो ये इसका आकार क्या होगा, धीरे धीरे शंकु हमारा बढ़ता जाएगा। कौन सा? जो गाढ़ा लावा होगा। अगर पतला लावा रहेगा तो उसका चोटी पे जाने के बाद नीचे लुढ़क जाएगा। पानी को देखो ना, बोतल का ढक्कन पे तुम जमा नहीं कर पाएगी, नीचे बह जाएगा। तो और जो गाढ़ा लावा है, जैसे फेविकोल, भरा हुआ फेविकोल मुंह पे निकलेगा वहीं जम जाएगा, तो फेविकोल का ऊंचाई बढ़ गया ना। तो गाढ़ा लावा क्या होगा, ज्वालामुखी की ऊंचाई बढ़ाता जाएगा। और धीरे धीरे, जब तक एक विशाल विस्फोट नहीं हो जाएगा तब तक वह ज्वालामुखी बढ़ता जाएगा। बढ़ते बढ़ते क्या होगा पता है? देखो, हल्का सा एक चीज दिखा रहे हैं। अभी मान लो तेरे पास में ऐसा ज्वालामुखी है, ऐसा क्या है, ज्वालामुखी है। और इस ज्वालामुखी पे तेरे पास में एक लावा आया, लावा आया तो लावा यहाँ तक निकला और यहीं पे एकदम गाढ़ा होने के कारण क्या होगा, ठंडा हो गया। अब इसका आकार इतना बड़ा हो गया। फिर अगला बार जब यहाँ से विस्फोट हुआ तो लावा फिर से यहाँ निकला और ऐसा करके ठंडा हो गया, तो फिर से क्या हो गया, इतना बड़ा हो गया। और अंदर का जो मैग्मा है उसको ज्यादा ताकत लगाना होगा, क्योंकि ये पूरी तरह से क्या है, बंद हो गया है, ठंडा होने का। तो बोलेगा अच्छा अरे भाई लोग और आओ, तो अब बगल का भाई लोग आएगा और बड़ा बड़ा भाई लोग आएगा। जब मैग्मा हमारा क्या बन जाएगा, विशाल बन जाएगा, तो इसको एकदम धक्का मारा क्या करेगा, उड़ा देगा। तो यहां से यहाँ पूरी तरह से क्या होगा यार, ऊपर का जो मुहाना है वही क्या होगा, टूट जाएगा। टूट जाएगा तो अब तुमको पढ़ाए थे कैल्डेरा का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? कैल्डेरा का। और कैल्डेरा का निर्माण होगा तो यानी इसमें विस्फोट कैसा होगा, जबरदस्त होगा। तो जब तक एक विशाल विशाल विस्फोट नहीं होता, अतः ज्वालामुखी खुद को ही क्या कर लेती है, उड़ा लेती है। तो लावा का जो प्रवाह है वो मानव जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा करता है, जब वह केंद्रीय वेंट विस्फोट के बजाय दरार विस्फोट से तेजी से निकलते हैं। मतलब देखो, दरार का मतलब समझ में आ रहा है। अगर दी, इस तरह से हम लोग करते हैं कि अगर दी क्या होगा, कि मेरे पास में एक लावा है, ये क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी है। और ज्वालामुखी सोचो कि अगर दी हमारा इधर से निकल रहा है, तो इधर से निकल रहा है तो इसको तो पर्याप्त जगह है निकलने का। तो पर्याप्त जगह है तो यहाँ पर विस्फोट होगा क्या, बताओ तो? उम्मीद कम है ना होने का। क्यों उम्मीद कम है? क्योंकि यहाँ पे इसके पास काफी जगह है, काफी यहाँ पे जगह है। लेकिन क्या होगा कि यह ना वहां से नहीं निकले, कहाँ से निकले, एकदम छोटा सा रास्ता सेकेंडरी इवेंट से निकले। और यहाँ इतना बड़ा बड़ा तरह मैग्मा भरा हुआ है, यहाँ पे जगह कम है। तो जगह कम है, इधर का प्रेशर ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या होगा, बूम, धमाका हो गया। तो धमाका हो गया तो वही लिख रहा है यहाँ पे। क्या लिख रहा है? देखो लास्ट वाला लाइन क्या लिखा है बताना। वह सबसे बड़ा खतरा तब पैदा करता है जब वह मेन वेंट से नहीं निकलता। तो कहाँ से निकलता है? सेकेंडरी वेंट से। सेकेंडरी वेंट से निकलता है। और देखो, ज्वालामुखी जो गैसें हैं, विस्फोटक विस्फोटों और लावा प्रवाह द्वारा निकलती है। लावा के साथ साथ क्या निकलेगा, गैस भी तो निकलेगा। जब ज्वालामुखी फट नहीं रहा है तब जमीन में दरार हो जाएगी, और दरार से क्या निकलेगा, गैस धुआं के माध्यम से सतह पर निकलेगा। और कौन कौन सा गैस निकलेगा, हाइड्रोजन है, कार्बन ऑक्साइड है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड, ये तो जहरीला होता है, आदमी सूंघते ही मर जाएगा। सल्फर है, हाइड्रो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक है, ये Cl2 यानी कौन सा, क्लोरीन है। क्लोरीन भी विषैला होता है, एक बार सूंघ लो तो बस दोबारा सूंघने का ही मौका नहीं देगा वो। अच्छा, ये लाहर नहीं बाबू, ये लहर है। क्या है? लहर है ना। तो लहर जो है ज्वालामुखी कीचड़ का बहाव है। ज्वालामुखी का जो कीचड़ भी निकलेगा ना, उसका जो बहाव है उसको क्या बोलते हैं, लहर। क्या बोलते हैं उसको, लहर। इंग्लिश ही शब्द है वहां लहर, उसी का हिंदी में लहर लिखा है। वो किसका, तो उसमें पानी मिला है, चट्टान मिला है, रेत है, और क्या है, कीचड़ का मिश्रण है।
जो ज्वालामुखी से दूर घाटी में बहता है, इसको क्या बोलता है? पाइरोक्लास्टिक प्रवाह के अलावा जो लहर है, वह मानव जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। लहर कई तरह से हो सकते हैं, या तो विस्फोट के दौरान, यानी तो जब ज्वालामुखी शांत हो। जब भी ज्वालामुखी के खड़ी किनारों पर बड़ी मात्रा में पानी मौजूद हो, तो क्या बनता है? लहर बनता है। लहर जो है सो क्रेटर झील के फटने या जमा बर्फ के तेजी से पिघलने के कारण हो सकता है। ये वाला चार्ट तुमको देखना पड़ेगा कि ज्वालामुखी विस्फोट के कारण जीवन और संपत्ति को बड़ा खतरा रहता है। तो क्या क्या खतरा होता है, तो हम लोग हिंदी वाला को देख लेते हैं। ये रहा तुम्हारा हिंदी। ये तो लावा बहता, आग्नेयार का मतलब क्या है तेरा? लावा फ्लो। तो लावा फ्लो में जान का खतरा क्या है? कम है, क्योंकि जहां लावा बह रहा है आदमी दूर से देख के क्या होगा? भाग जाएगा। संपत्ति को खतरा है, अत्यंत ऊंचा। अत्यंत ऊंचा क्या लिखा है? थ्रेट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। अत्यंत ऊंचा का मतलब काफी उम्मीद है कि वो संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा। पायराक्लोस्टिक प्रवाह क्या होता है? वो जान को खतरा होगा, क्योंकि ये इसका बहाव ज्यादा तेज होगा, तुम भाग ही नहीं पाएगी। और यह संपत्ति को भी बहुत जल्दी से खतरा कर देगा, यहाँ जितने लोकल लोग हैं सब मारे जाएंगे। ज्वालामुखी जो गैस है ना, वह आमतौर पर जान का खतरा कम होता है। अगर तुम पहला सूंघेगी ना तो बदबू देख के भाग जाएगी, तो अपना जान बचा लेगी। और तुम्हारा जो लहर है, उससे भी जान का खतरा कम होता है। पता चल जाता है यहाँ पर लहर आ रहा है हमारा। देखो, अब जोखिम का क्षेत्र को बांटा गया है कि ज्वालामुखी में कौन कौन सा अत्यधिक जोखिम का क्षेत्र है, उच्च जोखिम का क्षेत्र है। ये सब तुम्हारा क्या क्या आएगा बाबू? 100 मीटर तक का कौन सा क्षेत्र है? अत्यधिक जोखिम का क्षेत्र। इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, छोटा दिख रहा है क्या? अत्यधिक जोखिम का क्षेत्र 100 मीटर तक है। इसमें क्या होता है? इसको मृत्यु क्षेत्र के रूप में बोला जाता है, जहां बिना किसी अच्छे कारण के नहीं जाना चाहिए। कहाँ? 100 मीटर का फासला में। यह क्षेत्र अंतर क्या? गड्ढा है, भूकंप है, अत्यधिक तापमान है, घुटन है, जहरीली गैस है, और गिरता हुआ टुकड़ा, हवा से टुकड़ा गिरता रहेगा, तुम क्या हो जाएगी? मर जाएगी। उसके बाद में बोल रहा है उच्च जोखिम क्षेत्र, 100 से 300 मीटर। यह क्रेटर के किनारे का क्षेत्र होता है। विस्फोट के दौरान इस क्षेत्र में जीवित रहने की संभावना 50-50 है। या तो आधा मरी या तो आधा जी गई। इसमें ज्यादा समय नहीं रहना चाहिए यहाँ। अच्छा ठीक, उसका बाद वो रहा मध्यम जोखिम क्षेत्र, 300 मीटर से 3 किलोमीटर। यह वह क्षेत्र है जहां से अधिकांश लोग ज्वालामुखी के पास पहुंच सकते हैं। ज्वालामुखी से निकले बम इस क्षेत्र तक पहुंच सकते हैं, इसलिए गाइड को लेकर जाना चाहिए। और तेरा कम जोखिम वाला क्या? 3 से 10 किलोमीटर। इसमें जब भी विस्फोट होगा तो चोट लगने का संभावना हमको कम है, क्योंकि ज्वालामुखी का जो विस्फोट है, वह यहाँ तक यात्रा करने में बहुत ज्यादा टाइम लगाएगा। और तेरा सुरक्षित कौन है? 10 किलोमीटर से बाहर का। 10 किलोमीटर से दूर रहो तो तेरे पास में कोई भी दिक्कत नहीं है। ये भी ठीक है। अब तेरा ज्वालामुखी सभी प्रमुख प्राकृतिक खतरों से सबसे कम खतरनाक है। ज्वालामुखी से 10 किलोमीटर या उससे अधिक दूरी पर रहना दुनिया भर के अन्य लोगों के लिए बाढ़, चक्रवात, भूकंप जैसे जोखिम का सामना करने से ज्यादा खतरनाक नहीं है। बोलता है, जानती हो कि ज्वालामुखी से भी ज्यादा खतरनाक बाढ़ है, चक्रवात है और भूकंप है। एक सक्रिय ज्वालामुखी जीवन और संपत्ति के लिए अधिक खतरा पैदा कर सकता है। सक्रिय ज्वालामुखी से दूरी के आधार पर जोखिम वाले क्षेत्र को बांटा गया, जो पिछले तालिका में हम लोग देख चुके हैं। अब क्षेत्रीय वितरण। क्षेत्रीय वितरण का मतलब है कहाँ कहाँ ज्वालामुखी का क्षेत्र है। कहाँ कहाँ ज्वालामुखी का क्षेत्र है। तो कहाँ कहाँ ज्वालामुखी का क्षेत्र है? ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर हर एक प्रमुख महाद्वीप भूभाग में। ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ही, ऑस्ट्रेलिया में ज्वालामुखी नहीं है, बाकी हर जगह ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी सबसे ज्यादा ज्वालामुखी कहाँ? रिंग ऑफ फायर में है। ज्वालामुखी में कुछ देश है जो कि जहाँ ज्यादा ज्वालामुखी आता है: इटली, आइसलैंड, फिलीपींस, मैक्सिको, जापान, इंडोनेशिया और यूएसए। यूएस में हवाई और अलास्का। ज्वालामुखियों के वितरण और व्यवहार को प्लेट टेक्टोनिक्स के सिद्धांत की मदद से समझा जा सकता है। प्लेट टेक्टोनिक याद है ना? तो प्लेट एक दूसरे से टकराती है। कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म। प्लेट टेक्टोनिक अवधारणा के अनुसार पृथ्वी की सतह एक दर्जन प्रमुख प्लेटों में टूट गई है, जो 50 किलोमीटर मोटी है और कहीं कहीं 100 किलोमीटर भी मोटी है, और जो एक दूसरे के संबंध में क्षैतिज यानी एक ही साथ चल रहा है। ये प्लेटें उनके नीचे पृथ्वी के मेंटल में एक अत्यंत चिपचिपी यानी गाढ़ा परत, गाढ़ा परत यानी क्या हो गया? मैग्मा हो गया। मैग्मा के ऊपर तैरती है और फिसलती है।
पृथ्वी का व्यास की तुलना में यह जो प्लेट कैसा है, वह नरम है, उबला हुआ अंडा पर टूटा हुआ खोल के टुकड़े के बराबर है। यह प्लेट एक दूसरे से टकराती है, कुछ देखो टकराने वाला को क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट। अलग होने वाला को क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट। और कुछ एक के साथ जो चलती है उसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्म। दुनिया के लगभग 80% सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ, सबडक्शन जोन में है, जो जहां एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरे के नीचे धंस जाती है और जल जाती है। सबडक्शन ज्वालामुखी सबसे विस्फोटक प्रकार के होते हैं। इस प्रकार का प्रमुख रूप स्ट्रेटो ज्वालामुखी या मिश्रित शंकु ज्वालामुखी है, जो राख और लावा की वैकल्पिक परतों से बना है। बहुत बड़े विस्फोट में ज्वालामुखी शंकु के शीर्ष को हटाने के लिए पर्याप्त विस्फोटक बल हो सकता है। ये सब तुमको पता नहीं आ रहा कि नहीं, हम जान रहे, ये वाला जो है ना बाबू, ये वाला हमारा कैसा है, इसमें हमारा शंकुग्न भी बन गया और यहाँ पे मुहाना भी बन गया, तो इसको हम लोग का कंपोजिट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कंपोजिट यानी कि मिश्रित। बस लास्ट है, रिफ्ट ज्वालामुखी कहाँ होता है, जहाँ टेक्टोनिक प्लेटें अलग अलग होती है। यह आमतौर पर कम विस्फोटक और ज्यादा प्रवासी, देखो एक यहाँ पे मान लो मेरे पास में ये समुंदर है, ये क्या है, समुंदर है। यहाँ पे क्या है, पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ। अब इसमें एक प्लेट जो है सो यहाँ है, और दूसरा प्लेट हमारा यहाँ है। एक प्लेट कैसे चला गया, इधर गया, और दूसरा प्लेट इधर जा रहा है। तो जब इधर जा रहा है तो तुम्हारे इसके नीचे में कौन है, मैग्मा है ना। ये मैग्मा यहाँ से क्या होगा, बाहर निकलेगा। अब बाहर निकलेगा, जैसे ही ये जो जगह है उसको क्या बनेगा, निकल करके ठोस बना देगा। तो ठोस बना देगा तो यहाँ भी तो एक सतह का निर्माण हो गया। जो सतह का जो निर्माण हो गया, वही सतह को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसलैंड। यानी तो वो कब सतह, जब ये सतह धीरे धीरे पानी से ऊपर निकल जाए तो वो क्या बनेगा, टापू बन जाता है। और यही तेरा रिफ्ट कहलाता है ना। हवाई द्वीप में ज्वालामुखी इस प्रकार का एक अच्छा उदाहरण है। द्वीपों का निर्माण इसी से ही होता है, समुद्र के चारों तरफ और बीच में द्वीप। यही जो लावा बाहर निकलेगा ना, तो पूछेगा द्वीप का निर्माण में प्लेट क्या होता है, डाइवर्जेंट, डाइवर्ज होगा कि ये कन्वर्ज होगा, तो क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट होगा वहां। लास्ट है आज का ये, खत्म हो गया। अब हमारे पास में क्या होगा, ये द इंड हो गया, यानी कि तेरा वोल्केनो जो है, वोल्केनो खत्म और तेरा भूकंप भी खत्म। अब हम लोग अगले बार से दूसरा वाला चैप्टर करेंगे।